हेलो चिल्ड्रंस। लास्ट वीडियो में हमने नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज हम नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाली दूसरी लेखांकन समस्या ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन को पढ़ेंगे। ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन पढ़ने से पूर्व हमें ख्याति का अर्थ जानना आवश्यक है। हमें ये जानना होगा कि ख्याति किसे कहा जाता है। सामान्य अर्थ में किसी के अच्छे नाम, सुप्रसिद्धि अथवा प्रतिष्ठा को हम ख्याति कहते हैं। किसी का भी अच्छा नाम यानी सुप्रसिद्धि हो या किसी की प्रतिष्ठा या किसी की इमेज को सामान्य अर्थों में ख्याति कहा जाता है। लेकिन व्यवसाय के दृष्टिकोण से ख्याति का अर्थ होता है व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य। तो ख्याति का अर्थ व्यवसाय के दृष्टिकोण से व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन होती है। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से बाजार का हम अध्ययन करें तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि बाजार में जितने भी प्रतिष्ठित व्यवसाय होते हैं, अर्थात जिन व्यवसाय की या जिन संस्थाओं की बाजार में अच्छी साख या अच्छी प्रतिष्ठा होती है, ऐसे व्यवसायों से ग्राहक अधिक व्यवहार करना पसंद करते हैं, अधिक लेन देन करना पसंद करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवसाय जो प्रतिष्ठित व्यवसाय है बाजार में, ग्राहक उन व्यवसायों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ख्याति व्यवसाय की एक आकर्षण शक्ति है, क्योंकि व्यवसाय की प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठित व्यवसाय है, अर्थात जिन व्यवसायों की प्रतिष्ठा है बाजार में, उस प्रतिष्ठा को हमने क्या कहा, ख्याति कहा। और इस प्रतिष्ठा यानी ख्याति की वजह से ग्राहक आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ख्याति व्यवसाय के लिए एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लेकर आती है व्यवसाय तक। अब व्यवसाय में ग्राहक आकर्षित होंगे, अधिक ग्राहक आएंगे तो विक्रय अधिक होगी, और विक्रय अधिक होने से व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि ख्याति व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती है। अब कक्षा 11 में हम आपने एक लेखांकन की शब्दावली पढ़ी थी, है संपत्ति पढ़ा था हमने। तो ये संपत्ति, और संपत्ति का अर्थ आपने पढ़ा था कोई भी ऐसे मूल्यवान संसाधन जो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं। कोई भी मूल्यवान संसाधन जो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं, उन्हें संपत्ति कहा जाता है। तो इसी आधार पर देखिए, ख्याति व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती है। तो इस आधार पर हमें ख्याति को एक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि ख्याति व्यवसाय की एक संपत्ति होती है, लेकिन ख्याति का कोई स्वरूप नहीं होता है, ख्याति का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ख्याति संपत्ति तो है, लेकिन एक अदृश्य संपत्ति है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। अब ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन है, अर्थात ख्याति का मुद्रा में मूल्यांकन संभव होता है, इसलिए ख्याति मूल्यवान संपत्ति भी होती है। तो हम कह सकते हैं ख्याति व्यवसाय की अदृश्य किंतु मूल्यवान संपत्ति होती है। ख्याति के संबंध में लॉर्ड एल्डन ने लिखा है, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को चुनते हैं।
इसका अर्थ ये है कि एक लंबी अवधि से चले आ रहे किसी व्यवसाय की अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी साख बाजार में हो, तो उस प्रतिष्ठा का अर्थ होगा कि पुराने जो उस प्रतिष्ठान के, उस संस्था के ग्राहक हैं, वो उसी स्थान पर चल के आएंगे, उसी व्यवसाय से लेन देन, अपने व्यवहार उसी व्यवसाय से करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि लॉर्ड एल्डन ये कहना चाहते हैं कि ख्याति जो है वो पुराने ग्राहकों को पुराने स्थान पर लेकर आती है, अर्थात ग्राहकों को आकर्षित करती है, एक आकर्षण शक्ति होती है। तो ये सभी ख्याति के सामान्य अर्थ हुए। अब इन्हीं के आधार पर अगर हमसे ख्याति की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर हम ख्याति की विशेषताओं को भी बता सकते हैं। सबसे पहली विशेषता होगी ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन होती है। ख्याति ग्राहकों को आकर्षित करती है, एक आकर्षण शक्ति है। ख्याति व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती है। ख्याति व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति व्यवसाय के लिए मूल्यवान संपत्ति होती है। तो ये सभी व्यवसाय की ख्याति की विशेषताएं भी हो सकती हैं। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अनुकूल स्थान। अगर आपका व्यवसाय किसी अनुकूल और प्रसिद्ध स्थान पर स्थापित है तो आपके पास ग्राहकों की संख्या अधिक होगी, ग्राहक अधिक आकर्षित होंगे, जिससे विक्रय बढ़ेगी। विक्रय बढ़ने से लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि होगी और लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है ख्याति के मूल्य में वृद्धि होगी। दूसरी विशेषता प्रबंध की कुशलता। तो अगर कोई भी व्यवसाय का संचालन कुशल प्रबंध द्वारा किया जाता है तो उसमें विक्रय संवर्धन संभव होता है, अर्थात विक्रय में वृद्धि संभव होती है, जिससे लाभों में वृद्धि होगी। और लाभों में वृद्धि का अर्थ होता है ख्याति या प्रतिष्ठा के मूल्य में वृद्धि होना। तो कुशल प्रबंध ख्याति के मूल्य में वृद्धि का परिचायक होता है। जोखिम की मात्रा। अगर किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक होती है तो उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य तुलनात्मक रूप से उस व्यवसाय से कम होगा जिस व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर दो व्यवसायों की तुलना की जाए तो जिस व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक है उसकी ख्याति का मूल्य कम होता है, और जिसमें जोखिम की मात्रा कम होती है उसकी ख्याति का मूल्य अधिक होता है। लाइसेंस का होना। अगर आप किसी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं तो कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां पे लाइसेंस की अनिवार्यता होती है। तो लाइसेंस की अनिवार्यता वाले व्यवसाय में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। अतः मान लिया कि आपके पास एक किसी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस हो तो आपके व्यवसाय की ख्याति का मूल्य उस व्यवसाय से अधिक है जिसके पास ऐसा कोई लाइसेंस ना हो। दूसरा नेक्स्ट है भावी प्रतिस्पर्धा। भावी प्रतिस्पर्धा का अर्थ होगा कि अगर आपके व्यवसाय में भविष्य में प्रतिस्पर्धी बढ़ने की संभावना है तो आज आपकी ख्याति का मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा। एकाधिकार। इसका अर्थ होगा कि अगर मार्केट पे बाजार में
आपका किसी भी वजह से, ट्रेडमार्क की वजह से, कॉपीराइट की वजह से या किसी लाइसेंस की वजह से बाजार पे आपका एकाधिकार हो, तो इस वजह से आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य बढ़ेगा। लाभों की प्रवृत्ति भी व्यवसाय के में ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। अगर लाभ लगातार बढ़ते हो, लाभों में बढ़ने की प्रवृत्ति हो, तो इस प्रकार के व्यवसाय की प्रतिष्ठा या ख्याति का मूल्य बढ़ता है। जबकि इसके विपरीत अगर लाभों की घटने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रकार के व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य अर्थात ख्याति का मूल्य कम होता है। पूंजी की मात्रा भी व्यवसाय को प्रभावित करती है। जिस व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अधिक होगा, और जिस व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य कम होगा। इसके अतिरिक्त व्यवसाय की दीर्घ अवधि व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, उत्पाद की किस्म आदि तत्व ख्याति को प्रभावित करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, अर्थ और परिभाषाओं से हमने ख्याति की विशेषताओं को निकाला बाहर। उसके बाद हमने पढ़ा ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम पढ़ेंगे ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार। सामान्य रूप से ख्याति दो प्रकार की होती है। एक है क्रय की गई ख्याति, जिसके लिए आपने कुछ भुगतान किया है, क्रय की गई ख्याति। दूसरी है स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति। जो क्रय की गई ख्याति, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। स्वअर्जित ख्याति को इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम दोनों को समझते हैं, क्रय की ख्याति क्या है और स्वअर्जित ख्याति क्या है। देखिए, मान लो आपने किसी चालू व्यवसाय को क्रय किया। मिस्टर एक्स इनका एक व्यवसाय है। मिस्टर एक्स का एक व्यवसाय है। इस व्यवसाय की कुल संपत्ति रुपए 5 लाख है, और इस व्यवसाय में दायित्व रुपए 1 लाख के हैं।
संपत्ति और दायित्व दिए हुए हैं, 5 लाख और 1 लाख के व्यापार में हैं। तो इस प्रकार इनकी शुद्ध जो संपत्ति होगी व्यवसाय की, शुद्ध संपत्ति, इस व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति होगी रुपए 4 लाख। अब आप इस मिस्टर एक्स के इस व्यवसाय को क्रय करना चाहते हैं जिसकी शुद्ध संपत्तियां 4 लाख है। शुद्ध संपत्ति का अर्थ क्या होता है? कुल संपत्ति में से कुल दायित्वों को घटा दिया जाए तो शुद्ध संपत्ति हमें प्राप्त होती है। तो मिस्टर एक्स के जो व्यवसाय है जिसकी कुल संपत्ति 5 लाख है, उसमें से कुल दायित्व 1 लाख घटाने के बाद शुद्ध संपत्ति 4 लाख रुपए होती है। इस व्यवसाय को आप क्रय करना चाहते हैं तो आपका मिस्टर एक्स के साथ समझौता हुआ कि आपको मिस्टर एक्स से व्यापार बेचेंगे, लेकिन आपको बदले में उन्हें 5,10,000 रुपये का उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब मिस्टर एक्स से आपने जो व्यवसाय क्रय किया है, इस व्यवसाय के बदले आपको क्रय प्रतिफल कितना भुगतान करना पड़ा? क्रय प्रतिफल आपको भुगतान करना पड़ा 5,10,000 रुपये। तो आपने व्यवसाय जो क्रय किया, उस व्यवसाय की कुल शुद्ध जो संपत्तियां थी वो थी 4 लाख। बदले में आपको उस 4 लाख की शुद्ध संपत्तियों को लेने के लिए 5,10,000 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ रहा है, क्रय प्रतिफल भुगतान करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अतिरिक्त जो भुगतान किया जा रहा है, यानी कि क्रय प्रतिफल जितना ज़्यादा है शुद्ध संपत्तियों से, वो ख्याति की रकम होगी। तो ख्याति यहाँ पे इन दोनों के अंतर के बराबर 5,10,000 माइनस 4 लाख यानी 1,10,000 का जो अंतर है, एक्स्ट्रा जो आपने पेमेंट किया है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपके लिए ख्याति है। इसका मतलब ये कह सकते हैं, जब आप किसी भी व्यवसाय को क्रय करते हो तो व्यवसाय को क्रय करते समय क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों से अधिक हो तो इस अधिक की राशि को हम क्या कहते हैं? क्रय की गई ख्याति कहते हैं। आपने किसी व्यवसाय को क्रय किया हो और व्यवसाय क्रय करते समय क्रय प्रतिफल जैसे 5,10,000 शुद्ध संपत्तियों से अगर अधिक हो तो इस अधिक राशि को क्रय की गई ख्याति कहा जाता है। तो यहाँ क्रय प्रतिफल कितना था? क्रय प्रतिफल 5,10,000 रुपये था, जो कि जबकि शुद्ध संपत्तियां हमारे पास व्यवसाय में शुद्ध संपत्तियां व्यवसाय में कितनी हैं? 4 लाख। तो क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों से कितना अधिक है, ये इनको घटा के पता करेंगे। तो 1,10,000 रुपये क्रय प्रतिफल अधिक है शुद्ध संपत्तियों से, तो इस 1,10,000 के आधिक्य को हम ख्याति कहते हैं। तो ये होगी आपकी ख्याति की रकम, ख्याति। इस प्रकार क्रय की गई ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या बना? क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। तो क्रय की गई ख्याति का अर्थ होता है क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर आधिक्य। जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो ख्याति का अर्थ होगा क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर आधिक्य। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यवसाय को क्रय करते समय क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों से अधिक हो तो इस आधिक्य को क्रय की गई ख्याति कहा जाता है। और जैसा कि हमने यहाँ ये सूत्र देखा है, क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों से कितना अधिक है, अर्थात क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां बराबर ख्याति होगी। तो यहाँ पे ख्याति का सूत्र बनता है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। अब यहाँ पे हमें जब व्यवसाय क्रय कर रहे थे तो क्रय प्रतिफल के रूप में 5,10,000 रुपये भुगतान करना पड़ा, जिसमें
4 लाख रुपए हमने व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के लिए भुगतान किए, तो जो 1,10,000 रुपये का हमने अतिरिक्त भुगतान किया वो ख्याति के लिए हमने अतिरिक्त भुगतान किया था। 1,10,000 रुपये का जो अतिरिक्त भुगतान किया था वो ख्याति के लिए भुगतान किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ख्याति को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया है। तो भुगतान किया है तो इसे संपत्ति के रूप में पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। तो क्रय की गई ख्याति को फर्म की पुस्तकों में अदृश्य संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद दूसरी है स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति का अर्थ होता है जो ख्याति व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों एवं अन्य कई विशेषताओं के कारण स्वयं उत्पन्न होती है, उसे स्व अर्जित ख्याति कहते हैं। इस प्रकार की ख्याति के लिए कभी किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता। यह ख्याति का हम मूल्यांकन करते हैं जब फर्म का पुनर्गठन होता है और इसका मूल्यांकन गत वर्षों के लाभों के आधार पर किया जाता है। और लेखा मानक 26 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार जो स्व अर्जित ख्याति होती है इसके लिए हमने किसी को भुगतान नहीं किया है, अतः इस ख्याति को हमें लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाना होता। तो लेखा मानक 26 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार इस ख्याति को, किस ख्याति को, स्व अर्जित ख्याति को लेखा पुस्तकों में, इस ख्याति को लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, नहीं, लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए आपने कोई मौद्रिक भुगतान नहीं किया गया आपने। तो ये दो प्रकार की हमारी ख्याति होती है। अब हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। हमने अभी जब ख्याति के प्रकार पढ़े हैं तो हमने पढ़ा कि स्व अर्जित ख्याति का हमें मूल्यांकन करना होता है, वो भी फर्म के पुनर्गठन के समय। तो ख्याति के मूल्यांकन की जो परिस्थितियां हैं वो है या तो साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, या फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश हो, साझेदार का प्रवेश हो, या साझेदार के अवकाश ग्रहण, या साझेदार के अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण का अर्थ होता है रिटायरमेंट होना, अवकाश ग्रहण, रिटायर यानी कि अवकाश ग्रहण, या मृत्यु पर, या तो साझेदार की मृत्यु हो जाए या साझेदार फर्म से रिटायर हो जाए। अवकाश ग्रहण का अर्थ होता है रिटायर होना, या तो साझेदार के अवकाश ग्रहण पर या साझेदार की मृत्यु की दशा में ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब दो फर्में एकीकृत होकर व्यवसाय शुरू करती हैं, यानी कि फर्मों के, व्यवसायिक फर्मों के एकीकरण के समय, एकीकरण के समय, या जब व्यवसाय को बेचा जाता है, जब
व्यवसाय को बेचा जाता है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो जब हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा सामान्य परिचय था ख्याति का। सबसे पहले हमने पढ़ा ख्याति का अर्थ, फिर ख्याति की परिभाषा, फिर हमने उन्हीं में से अर्थ और परिभाषाओं में से ख्याति की विशेषताओं को समझा था कि ख्याति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा ख्याति के प्रकार कौन कौन से हैं, क्रय की ख्याति और स्व अर्जित ख्याति। और फिर हमने पढ़ा कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किस समय होती है। तो ये ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता के कुछ बिंदु आपके सामने दिए हुए हैं। अगला जो टॉपिक अपना होगा वो होगा ख्याति का मूल्यांकन करना, कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी है और ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और इससे संबंधित प्रश्नों को अपन हल करेंगे। लेकिन ये सब करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।